Hello everyone, welcome back to GM Academy in continuation of chapter 1 solution of level 1. We discussed up to question 40. In this video we start from question 41. Then question 41 अपने पास है degree of unsaturation in this naphthalene compound is. तो अपने पास naphthalene compound में degree of unsaturation अपने को calculate करना है. तो आपको structure given होता है तो degree of unsaturation आप कैसे calculate करते हैं? यदि structure given है तब अपन number of pi bond plus number of rings वहाँ पर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स. तो जिसका जो समेशन होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा. तो यहाँ पर अपन इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं. स्ट्रक्चर में हमारे पास देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं और नंबर ऑफ रिंग्स आ रही है 2. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 7. तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो भी अपने पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही होता है. इस स्ट्रक्चर में हमारे पास देखें तो आप बेंजीन जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे अलग अलग है, यानी हर एक बेंजीन स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 पाई बॉन्ड होंगे. तो आप इसको यदि पाई बॉन्ड्स को डिनोट करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर को शो करेंगे. तो हमारे पास देखिए किस तरह से इस स्ट्रक्चर को अपन सिग्निफाई या डिटरमाइन करेंगे. यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस तरह से होंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड इस तरह से होंगे और यहाँ पर पाई बॉन्ड इस तरह से होंगे. तो यहाँ पर अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं तो पाई बॉन्ड होंगी 3 + 3 + 3 9 + 1 10. 10 तो पाई बॉन्ड हो जाएगा और रिंग देंगे तो 1 2 3 4 रिंग है. 10 + 4 14 आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C4H6. अब यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि गिवन होता है तब अपने पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, C+1 - H + X - N/2 से, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, हेलोजन और नाइट्रोजन नहीं है, 0 हो जाएगा. तो 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है DB वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 हो जाएगी. इसी तरह से अपन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 - 12, ठीक है, प्लस हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है और डाइवैलेंट जैसे ऑक्सीजन होते हैं उनको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे 0 0/2. तो यहाँ पर 6 है और 12/2 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 - 6 0 हो जाएगा. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे क्या होगी 0 हो जाएगी. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 45 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C8H8. C8H8 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना है तो अब वो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर 8 + 1 - 8/2 यहाँ पर हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर अपने पास 5 आ जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन. तो बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर अपन बनाए तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है. तो यहाँ पर इसका जो DB वैल्यू होता है वो क्या होता है 4 होता है. तो अपने को काउंट करना है इन सब में. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसका DB कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही होगा, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग. यहाँ पर अपन काउंट करें तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही होगा क्योंकि अदर कोई पाई बॉन्ड है नहीं. यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही होगा. तो बेंजीन के इक्वल इन तीनों ही कंपाउंड का DB होगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. नेक्स्ट है 47 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर टेट्राहेड्रॉन. हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसका अपने को DB निकालना है. तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को देखने में मिल रहा है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है C4H4. तो इससे आप डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 4 + 1 - 4/2 यानी 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3. ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो अपन फंडामेंटल डेफिनेशन देते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वो कितना होता है कि नंबर ऑफ bonds which must be broken to convert that compound into an open chain acyclic compound. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला यदि अपन बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दे और अपने पास दूसरा बॉन्ड अपन कौन सा ब्रेक कर दे, दूसरा बॉन्ड अपने पास ये ब्रेक कर दे, तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पर इस तरह से. ठीक है, इसके बाद अपन एक और बॉन्ड ये ब्रेक कर दे, ये बॉन्ड और ब्रेक कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा. तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया, एक एसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, सैचुरेटेड है. तो यहाँ पर कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़े आपको, 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़े इसको टोटली एसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए. इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास 3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन
बी में दिया हुआ है। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं इसके केस में कि आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे कि जिससे कन्वर्ट हो जाए पूरी पूरी रिंग किस में, एसाइक्लिक फॉर्म में। इसका फॉर एग्जांपल आप एक दो एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास यदि साइक्लोहेक्सेन दिया होता है तो इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ता है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 ही होता है। यहाँ पर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। यदि हमारे पास दो रिंग दी हुई है, हमारे पास कुछ इस तरह से दो रिंग दी हुई है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये ब्रेक करना होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये भी एसाइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर DU1 था एक रिंग के लिए, जैसे कि अपन फॉर्मूला से निकालते तो यहाँ पे DU2 था दो रिंग की वजह से, तो यहाँ पे दो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा है। ठीक है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो बार ब्रेक कर रहे हैं तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसी के हिसाब से होगा। यदि साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में ही ये डेफिनेशन वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर प्रिज्मेन। तो प्रिज्मेन का यदि अपन मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 का जो हमारे पास अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे फॉर्मूला से, वो कितना निकलेगा 6 + 1 - 6/2 यानी 5 - 3 विच इज 6 + 1 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वल टू जिसके होगा बेंजीन स्ट्रक्चर, क्योंकि C6H6 बेंजीन का भी मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। नाउ अपन अभी यदि पाइप इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करें तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर दीजिए, दूसरा बॉन्ड हमारे पास ये वाला ब्रेक कर दीजिए, तीसरा बॉन्ड आप ये वाला ब्रेक कर दीजिए, और फोर्थ बॉन्ड आप कौन सा ब्रेक करेंगे, हमारे पास ये वाला ब्रेक कर दीजिए। तो 4 बॉन्ड ब्रेक करते हैं आप, तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये देखिए। यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से रहेगा, इसमें हमारे पास यहाँ पर इस तरह से रहेगा, और इसी में मॉलिक्यूल में आप देखें आगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाले बॉन्ड्स तो कनेक्टिंग ब्रेक हो ही चुके हैं, यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है, तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ 4 बॉन्ड्स। इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, इसका 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ डिवार बेंजीन। डिवार ने हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो ये था। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स है, और रिंग्स यहाँ पर 1 + 1, तो यहाँ पर 2 रिंग्स है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर भी होगा 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन। तो ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर होता है ये CH2OH CHOH CH2OH। तो यहाँ पर इस एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। H2O में तो अपने पास डायरेक्टली प्रेजेंट ही होगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर C2H5NH2 में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इससे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और हमारे पास पास ही में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स भी वापस आ जाए। तो हमारे पास ये जो बॉन्ड बनता है ये क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर ग्लिसरीन में, H2O में और C2H5NH2 में। बट डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में हमारे पास नाइट्रोजन के पास में कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन बोला गया ईथर्स आर मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल से क्या मतलब है कि हमारे पास इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी लेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एल्कोहल से इनका लेस बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका कंपैरिजन क्या होगा कि हमारे पास एल्कोहल ये देखिए ROH है और हमारे पास ROR ईथर है। तो एल्कोहल में हमारे पास इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हमारे पास जो एल्कोहल होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन R, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दो डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो हाइड्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा लेस वोलेटाइल के लिए, कि हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, ये रीजन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन करना है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का कंपेरिजन दिया गया है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या डिफरेंस है, देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी यहाँ पर ये फिनोलिक OH है, यहाँ पर NO2 ग्रुप है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमारे पास यहाँ पर
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल में, तो इसको ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये कौन सी है, ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से यदि आप पैरा पोजीशन पे देखते हैं, पैरा पोजीशन पे हमारे पास कैसे होगा कि हमारे पास यहाँ पर OH है और यहाँ पर NO2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा, ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। कैसे कि हमारे पास यहाँ पर NO2 मॉलिक्यूल आप पैरा पोजीशन पे ले लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर OH, ठीक है। ये हमारी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमारे पास है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमारे पास यदि आप कंपैरिजन करें कि इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में कौन सी डोमिनेटिंग होती है, इंटर, और अपने पास बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर की वजह से। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल कम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास दूसरे किसी मॉलिक्यूल से एसोसिएट होने की टेंडेंसी यहाँ पर कम होती है, जबकि यहाँ पर एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अपन देखें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसी कंसेप्ट में अपन देखें तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का होगा, नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर अपने को बोला गया हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 53 क्वेश्चन, द वीकेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज। तो सबसे पहले आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटेलिक। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटेलिक। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सिंपल वान डर वाल फोर्सेज होता है, वान डर वाल फोर्सेज जो वीकेस्ट फोर्सेज होते हैं इंटरमोलिकुलर। और वान डर वाल फोर्सेज में भी आप स्पेसिफिकली बताएं तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इन सभी में से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 54 में हमारे पास पूछा क्या गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसका रीजन आपको बताया ही है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देन इसमें इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर हमारे पास ये इंट्रा है, इसको आप कंफ्यूज ना हो, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर होती नहीं है पैरानाइट्रोफिनॉल में। पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 55, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। बट बाकी ऑप्शंस में देखें जैसे इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इथाइल, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वाटर में अपन देखें तो वाटर में भी हमारे पास इसी तरह से होगा, तो यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। डाईइथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। पैराक्लोरोफिनॉल, इसमें भी अपने पास क्या होगा, इंटरमोलिकुलर ही होगी, कि हमारे पास यहाँ पर ये OH और हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन, तो एक दूसरा अपने पास क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर OH क्लोरीन, इनके बीच में अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पैराक्लोरोफिनॉल में। तो हमारे पास यहाँ पर केवल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन ए में ही हो रही है, बाकी सब में जहाँ पर भी हो रही है वहाँ पर इंटरमोलिकुलर हो रही है। और डाईइथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी। डाईइथाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ETOET, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है 56, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड अपने पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। ट्राईइथाइलेमीन, ट्राईइथाइलेमीन अपने पास स्ट्रक्चर होता है Me3N, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। डाईइथाइल ईथर, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। सिर्फ अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो इथेनॉल में होती है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CH2OH, तो यहाँ पर इस H की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली ऑप्शन सी में हो रही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टिपिकल रेंज ऑफ मोलर एंथैल्पीज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके लिए जो मोलर एंथैल्पीज है वो अराउंड होती है 200 to 400 किलो जूल पर मोल,
और हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो वीकर बॉन्ड होते हैं किसके कंपैरिजन में, कोवलेंट बॉन्ड की। इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की जो मोलर एंथैल्पीज होगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप डेटा कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 to 25 किलो जूल पर मोल ये हमारा रेंज होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट था, इसको आप पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए इथाइल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और यहाँ पर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इन दोनों की क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये खींचेगा अपनी तरफ और डेल प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डेल माइनस चार्ज यहाँ पर क्रिएट ज़्यादा हो रहा है और ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। और यहाँ पर देखिए तो पहला स्ट्रक्चर इथाइल एमाइन है। इथाइल एमाइन में हमारे पास CnH2, ठीक है। इसके बाद बी में अमोनिया दिया रखा है, बी में अमोनिया दिया रहा है। फिर हमारे पास इथाइल एल्कोहल दिया हुआ है सी में, सी स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल ये वाला दिया हुआ है। फिर डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर तो हमारे पास क्या ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। अब अपने को क्या देखना है कि हमारे पास इस हाइड्रोजन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन के केस में दिया हुआ है जिसमें डेल प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो डेल प्लस चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होगा, तो दोनों तरफ इसके क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बड़ा वाला है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर कंपेरेटिव टू दीज टू एमाइंस। इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन। इथेन अपने को 1 दिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल 2 दिया हुआ है और एसिटिक एसिड 3 दिया हुआ है। तो जब भी कभी एसिड एल्कोहल और एल्कीन में कंपैरिजन हो तो हमारे पास एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन हमारे पास एल्कोहल का, देन एल्कीन का होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आप याद रख सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास जो भी एसिड है, जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया हुआ है, एसिटिक एसिड यदि अपन लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी, डाइमराइजेशन होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस डाइमराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूलर वेट ही बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम होगा। पर यदि अल्कोहल लेते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल अपन ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईटी, कंपेरेटिवली इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं बढ़ता जितना एसिटिक एसिड के केस में बन रहा है, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एसिड का हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा होगा। और एल्केन का केस देखें कि हमारे पास CH3 तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्सेज लगते हैं वो भी कौन से लगते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज से लगते हैं जो कि काफ़ी वीकेस्ट फोर्सेज है। तो हमारे पास यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे लीस्ट होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर लीस्ट होगा। तो ऑर्डर अपन देखें तो ऑर्डर के बेस पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, तो सबसे जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 का, फिर 1 का, तो सबसे कम 1 का होगा। ऐसा डेटा में देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास देखिए 1 का बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, 2 का अपने पास उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, 3 का उससे और ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.